जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज फिर मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, एकदम ट्रू स्टोरी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं ना झूठे मतलब काल्पनिक किस्से कहानियां नहीं सुनाता। मेरी लाइफ में जो गुजरी है, जो मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हैं जिंदगी के, या जो सचमुच सत्य घटनाएं हैं, मैं खाली वही आपको जो है सुनाता हूँ। तो साहब, ये एकदम ट्रू स्टोरी है और खुद मेरी रिश्तेदारी में मेरे एकदम पड़ोस के गांव की ये घटना है। तो अब हमारे वहाँ एक हमारे बाबू साहब हैं, रिश्तेदार हैं। तो उनके खानदान में साहब एक लड़के की शादी तय हुई। तो हमारे यहाँ तो सब हमारे देश की बड़ी गौरवशाली परंपरा है ना कि हर बाप जो है अपने बेटे को सरवन पुत्र समझता है। श्रवण कुमार जैसा पुत्र पैदा करता है ना, एकदम पिता का आज्ञाकारी, पिता के सामने बोलने वाला नहीं, पूज्य पिताजी ने जो कह दिया वही उचित है, खैर इस टाइप का। तो ऐसा ही एक श्रवण कुमार थे साहब। तो श्रवण कुमार जी की शादी तय कर दी। अब आज भी हमारे यहाँ जो है ना, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि शादी ब्याह तय करने में लड़के लड़की की कोई मतलब कोई अहमियत नहीं है। सब बुजुर्ग लोग आपस में मिल बैठ के शादी तय कर लेते हैं और उसमें लड़के लड़की की कंपैटिबिलिटी, उनका सुख दुख, वो सब तो बहुत बाद की प्रायोरिटी होती है। इनफैक्ट दो समधी मिलके आपस में शादी ब्याह तय करते हैं कि साहब लड़का क्या करता है, वो सब तो बाद में देखा जाएगा। पहले फैमिली क्या है, कैसे है, कितनी जमीन जायदाद है, क्या है घर परिवार का रसूख क्या है। और पुराने जमाने में तो सब ये भी नहीं देखा जाता है कि लड़का कुछ करता है कि नहीं करता है। ठीक है, माँ बाप हैं, शादी 2-4-10 बीघा जमीन है, ठीक है, शादी हो जाती थी। फिर बाद में उन लोगों को समझ में आया कि यार सिर्फ 4-6 बीघा जमीन होने से जो है लड़की को बहुत दिक्कत होती है, कुछ कैश कमाई होनी चाहिए। तो जो लड़की वाले थे ना, वो ऐसा दूल्हा ढूंढने लग गए जो थोड़ा बहुत कुछ कमाता हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करता हो। सिर्फ बाप की जमीन के ऊपर शादी होनी बंद हो गई थी 90 के दशक में, पूर्वांचल में। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं साहब। तो उसके बाद जो लड़की वाले जो है ना, ऐसा दूल्हा ढूंढने लग गए थे कि जैसे उन्होंने कि लड़का कहीं सेटल हो है, मतलब कहीं किसी बम्बई कलकत्ता में किसी सेठ के यहाँ बेशक 4,000 कमाता हो, पर कुछ कमाता हो। लड़की को 1,000 रुपया का मनी ऑर्डर तो भेजेगा, लड़की अपना टिकुली से नोर तो खरीद लेगी। खैर साहब, शैम्पू साबुन। तो ये आज भी हमारा समाज जो है ना, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं। आज भी ऐसे लड़के हैं जिनसे पूछे बिना उनकी शादियां तय कर दी जाती हैं। आज भी लड़की दिखाई नहीं जाती है। अच्छा, उसमें लड़की दिखाने में एक और बहुत बड़ी भसड़ है कि केहू लड़की देख के रिजेक्ट ना करे। क्या है मतलब, आप लड़की देखने जा रहे हो पर रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो भैया फिर लड़की देखने का मतलब क्या है भाई? आपके पास जब रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, फिर लड़की देखने का मतलब क्या है? खैर साहब, तो ये हमारा एक सोशल, अब कहाँ चला गया, कहाँ घुस गया यहाँ, यार इसको बाहर रखो। खैर साहब, तो ऐसे माहौल में साहब वो श्रवण कुमार हमारे ठाकुर साहब की शादी तय हो गई। अब तब लड़का, भाई लड़के की कल्पना तो सबसे पहले तो ये होती है ना कि एकदम सुंदर सुशील, एकदम चंद्रमुखी, चंद्रमा से मुख वाली पत्नी मिलेगी। लड़के को सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है। बाद में बेशक उसके मुंह में दांत नहीं है कि वो बोल सके अपने बाप को। खैर, शादी तय हो गई। तो वो वरमाला का टाइम आया, वरमाला से हो रही थी शादी। हमारे यहाँ वैसे से ये वरमाला का सिस्टम पुराने जमाने में ना पूर्वांचल में नहीं था। वहां से द्वार पूजा लगती थी, उसके बाद द्वार पूजा पे आमने सामने लड़के लड़की वाले खड़े हो जाते थे। द्वार पूजा बोलते थे उसको कि एक तरफ लड़की वाले सब लोग लाइन लगा खड़े हो जाते थे, एक तरफ लड़के वाले खड़े हो जाते थे। इधर से लड़के वाले जो है राइफल
से हवाई फायर करते थे द्वार पूजा में, उधर से सामने वाले करते थे। और बहुत से लोगों को शादी में निमंत्रण सिर्फ इसलिए दिया जाता था कि भैया फलाने के यहाँ दुनाली बंदूक है, और जब उसको बोला जाता था, बोला है बंदूकिया ले चला वहां फायर करेंगे, 4 ठे कारतूस भी ले लिया। अब कारतूस बड़े महंगे आते हैं साहब, तो कहता है बंदूकिया आपने ले लिया, कारतूस हम दे दे। तो बाबू साहब अपनी बंदूक लेके शादी में जाते थे, और जिनके पास बंदूक होती थी उनको शादी का सबसे ज्यादा न्योता मिलता था, और कारतूस लड़की वाले प्रोवाइड करा देते थे कि तुम्हारे लड़के की शादी में हम इतना महंगा कारतूस क्यों फोड़े। तो सब वो द्वार पूजा का सिस्टम होता था। फिर नया सिस्टम आया जब वो लड़के लड़की को एक बड़ी सी लाल कुर्सी पे बैठा देते और वो है ना वरमाला डाल के, जो है आजकल का वो नया सिस्टम है। पूर्वांचल में पहले ऐसा नहीं था। खैर ये वाली शादी वरमाला से हो रही थी। तो आजकल आपने देखा होगा कि वरमाला के टाइम पे ना दूल्हे दुल्हन बड़े, आजकल तो एक नंबर की नौटंकी होने लग गई है। पता लगा दूल्हा एकदम गर्दन ऐसे टाइट करके खड़ा है, ऊपर से उसने पगड़ी पहन रखी है, तो लड़की बेचारी का हाथ ही नहीं पहुंच रहा वो माला, नहीं तो कुछ लोग फेंक के माला डाल देते हैं। और आजकल ऐसी बहुत नौटंकी होती है वरमाला के टाइम पे। एक बार तो एक लड़की ने पहले वरमाला डाल ली, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा कि लड़की ने पहले लड़के के वरमाला डाल दी, और उसके बाद जब लड़का जब वरमाला डालने आया तो लड़की भैया कबड्डी खेलने लग गई, भाग दम स्टेज पे दौड़ दौड़ के भागने लग गई। मतलब ऐसी ऐसी नौटंकी लोग अब शादियों में करने लगे हैं। तो साहब उस शादी में क्या हुआ, हम असली अपने मूल किस्से पे लौटते हैं। तो उस शादी में क्या हुआ साहब, लड़का लड़की आमने सामने आए, और लड़के ने जब लड़की को देखा तो वो तो एकदम हक्का बक्का। तब वो एकदम जैसे वो था ना महाभारत में एक सीन होता है ना कि पार्थ अर्जुन का शरीर शिथिल पड़ गया और गांडीव उनके हाथ से छूट गया है, और उनको बेहोशी मूर्छा आ गई। अरे महाभारत में ये सीन कई बार देखने को मिला। तो सब लड़की को देखते ही लड़के को सब मूर्छा आ गई, मतलब उसके हाथ से वरमाला छूट गई और शरीर शिथिल पड़ गया। क्यों साहब, लड़के ने तो कल्पना की थी कि सामने एक बेहद खूबसूरत चंद्रमुखी सामने होगी साहब। तो वहां पे जो लड़की थी वो एकदम सूर्यमुखी थी, सूर्यमुखी नहीं थी बल्कि ज्वालामुखी थी। लड़की की शक्ल देख के लड़के को गश आ गई। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि लड़की और लड़के की जब वरमाला होती है तो अगल बगल लड़की की बहनें खड़ी होती हैं, इधर लड़के के दोस्त यार खड़े होते हैं। पर इस शादी में लोग बड़े समझदार थे। तो जब लड़का वरमाला डालने गया तो उसका एक भी दोस्त यार दोस्त मित्र नहीं खड़ा था। वहां पे लड़के के मामा चाचा ताऊ, 2-3 मामा लोग थे, मतलब इस टाइप के बूढ़े खप्पड़ घाघ खड़े थे। और वो समझते थे कि ऐसी नौबत आ सकती है कि पार्थ जो है वो वधू का मुख देखकर बेहोश हो जाए। तो सब अब जब पार्थ के हाथ से गांडीव छूट गया और उनको मूर्छा आने लग गई, तो अगल बगल जो 5-7 कृष्ण टाइप लोग खड़े थे अगल, उन्होंने उसको संभाल लिया, बेहोश होने से गिरने से बचा लिया। और लड़का के जो मम्मा रहना तो कहना कान में, अबे मास्टराइन हो बे, अबे लड़की मास्टरनी है सरकारी स्कूल में। तो दूसरा बोला अबे 30,000 पावे ले। उस जमाने में जबकि ये घटना है 30-40 हजार रुपये सैलरी थी, अबे 30-40 हजार पावे ले बे, सारी जिंदगी मौज कर बे। मतलब कृष्ण जी जो है पार्थ को अब समझा रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि अबे लड़की की शक्ल पे मत जा, लड़की 30-40 हजार रुपये सैलरी है। अब मतलब पार्थ तो अड़ गया था, उसको तो समझ में ना आए, उसको गीता का ज्ञान नहीं मिल रहा था। पार्थ ने सब वरमाला डालने से मना कर दिया कि हम ना कर पिया। तो वो आगे सब लड़का तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो कृष्ण जी लोग जो है पकड़ के लड़के को साइड में ले गए और उसको पूरा सब इकोनॉमिक्स समझाई, कॉमर्स समझाई, कुछ सोशियोलॉजी भी समझाई कि साले समाज में रहे क्या, एक को पैसा ससुर तो हर आमदनी तो हाव ना
हैं तोरे बस का तो हाउ ना कि तू एक को पैसा कमा ले बा। अबे लड़की 40,000 रुपये सैलरी है लड़की की, स्कूल में मास्टर नहीं है। ये शक्ल वकल तो 4 दिन के चाव होते हैं, 40,000 रुपये महीना सारी जिंदगी घर आएगा। तो इस प्रकार सब नानाविध गीता का ज्ञान कृष्ण जी लोग ने लड़के को दिया। लड़का फिर भी न समझे। तो लड़के का एक मामा था, वो बड़ा था, उसने साहब भोजपुरी में बहुत कायदे से बहन मतारी गरिया के समझाया उसको। वो सारी गालियां मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, पर आप कल्पना कर लीजिए कि भोजपुरी में कैसी कैसी गालियां लड़के को दी गई होंगी। उधर साहब ये खलबली मच गई बारात में और घरातियों में कि लड़का तो सब शादी के लिए राजी नहीं है। अब सब ऐसे में क्या होता है ना, ये अक्सर ऐसे सीन बन जाते हैं जब लड़का जो है वो अचानक, लड़का या लड़की शादी के लिए मना कर देते हैं। अब यहाँ तो सब पूरा तामझाम मंडप सजा हुआ है, तो ऐसे में बहुत से लड़के इस फिराक में रहते कि इस ससुर मना कर दे तो हम बैठ जाएंगे। मतलब अब बारात बैरंग तो जाएगी नहीं, या लड़की की अगर बारात आई है तो शादी तो होगी। अब लड़के ने मना कर दिया या लड़की ने मना कर दिया, तो बहुत से लोग ऐसे मौकों पे अपनी लॉटरी खोलने की वो चक्कर में रहते हैं कि ये लड़का मना कर रहा है, अगर ये मना कर दे तो मैं कर लूंगा शादी। ऐसे 10-12 लड़के तैयार हो गए था उस शादी में कि अगर ये ना करिए बियाह तो हम कह ले। मतलब लड़के लड़की, जो लड़के थे वो लड़की वालों से बकायदा सोर्स बढ़ाने लग गए कि अगर ये बियाह ना करिए तो हम कह ले भी यही मंडप में बियाह हो जाएगी। पर साहब वो लड़का ज्यादा समझदार निकला। जब वो उसके मामा ने उसको बहन मतारी गरिया के सब पूरी इकोनॉमिक्स समझाई ना, तो वो समझ गया। तो जैसे ही उसको ये मॉडर्न गीता है, तो ये मॉडर्न गीता का ज्ञान जैसे ही लड़के को प्राप्त हुआ तो वापस उसमें उत्साह का संचार हुआ और उसकी अंग प्रत्यंग फड़कने लगे, भुजाएं फड़फड़ाने लगी, भुजाओं में बल वापस आ गया और उसने जो है एकदम गांडीव की तरह वरमाला उठा ली और एकदम जो है पूरे उत्साह के साथ वो वरमाला लेकर वधू की तरफ बढ़ चला। तो साहब विवाह मंडप में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई कि ओ साहब लड़का तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया। और वो जो लड़के जो अपनी लहाने के चक्कर में थे, उन वो बेचारे बहुत मायूस हुए कि अरे साला लॉटरी लगने जा रही थी, बच गए। खैर चलो, सब फाइनली शादी हो गई उसी सूर्यमुखी कन्या के साथ। लड़के का विवाह हो गया। अब सब ये तो मानना पड़ेगा कि साहब 40,000 रुपये में बहुत कम होता है। और हर महीने की 1 तारीख को अगर आपके फ़ोन में ये मैसेज आ जाए कि 40,000 रुपीज़ हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, तो साहब इसका तो ये दुनिया का सबसे अच्छा मैसेज होता है सब। पर ये अभी तो स्टोरी का सब इंटरवल हुआ है, फिर ये सत्यानाश जाए यूपी गवर्नमेंट का साहब। वो लड़की क्या थी साहब, वो शिक्षा मित्र से वो बनी थी मास्टर ने, वो कुछ रेगुलराइज किए थे ना पीछे। और शिक्षा मित्रों की तो जो मानदेय था वो पहले तो बहुत ही कम था, वो 1200 पे शायद लगे थे या पुराने ज़माने में, और लगते लगते वो 5,000 7,000 हुए थे, 12,000 हुए थे। फिर उनको रेगुलराइज कर दिया था और जिससे उनकी सैलरी जो है वो 30-40-45,000 रुपये हो गई थी। पर था फिर वो हाई कोर्ट का पता नहीं कौन सा आदेश आया, क्या हुआ, उसमें बहुत बवाल मचा था। उसमें भी मैं इन शिक्षा मित्रों को ना शिक्षा मूत्र बोलता हूँ। फेसबुक पे मेरे से ये बहुत चिढ़ते हैं शिक्षा मूत्र यूपी वाले। तो साहब कहाँ गया यो, ओ हो, अरे भैया, हेलो, पता नहीं आया कि नहीं साउंड आया, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो साहब वो लड़की मास्टरनी से वापस शिक्षा मित्र हो गई और जो 40,000 रुपये सैलरी थी वो शायद घट के 7-8 हज़ार रुपये रह गई। ये बहुत बुरा हुआ था अब लड़के के साथ। खैर सब जितने दिन वो 40,000 45,000 रुपये सैलरी आई थी ना, उस दौरान कुछ पैसे इकट्ठे करके उस लड़के ने जो है वो गिट्टी बालू की एक दुकान कर ली थी। खैर अब भी है, दे आर हैप्पीली मैरिड, सो कॉल्ड हैप्पीली मैरिड। और लड़की आज भी शिक्षा मित्र की नौकरी करती है
और वो लड़का अभी जो है वो गिट्टी बालू की दुकान चला रहा है। तो आज मुझे ना बैठे बैठे ये जब हमारे समाज में जो ये दहेज का जो रोग है, इस पे मुझे ये स्टोरी याद आ गई कि लोग यार ये लड़की के पैसे के लिए, लड़की के बाप के पैसे के लिए या दहेज के लिए कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने को तैयार हो जाते हैं, या कैसे अपना ज़मीर, अपना आत्मसम्मान बेच देते हैं और लाइफ में कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हाँ? तो खैर, समाज है तो आप क्या कह सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। फिर से अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।